फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले बहुत ज़रूरी बात ये है कि आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, यानी आप लोग सभी लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के बीच में आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होती होगी और पैसा आपको कहाँ से आए आप इसके लिए टेंशन रहता होगा। तो आपको वो छोटा सा टेंशन में आपके मोबाइल का रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, डीटीएच का रिचार्ज हो गया, आप ये सारा चीज़ जो भी आपका छोटे मोटे खर्चे हैं आप उसको ईजिली अपने थोड़े से मतलब दिमाग से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके एक ऐप है ये एंजल वन, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। ध्यान रहे कि उसी लिंक पर क्लिक करके ही आप एंजल वन को आप डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट एंजल वन ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो वो काम नहीं आएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप जो है एंजल वन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, आपको एंजल वन में अपना अकाउंट बनाना होगा और अकाउंट बनाने के बाद जब आप लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर आप अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पर रेफरल कोड जो होगा वो आप मेरा वाला यूज कर लीजिएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या है, तो मैं आपको दिखा देखिए। फिर आप जब वहाँ पे एंजल ऐप पर पूरा आप अपना अकाउंट विस्तृत रूप से बना लेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा अर्न एंड रेफर। यहाँ पर आप देखिए अर्न एंड रेफर पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो ये अर्न एंड रेफर में आप देख सकते हैं कि ये 300 रुपया जो है यहाँ पर अभी मुझे फिलहाल मिल रहा है अर्न करके रेफर करने पे। यहाँ पर मैं शेयर कर सकता हूँ अपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी मतलब फ्रेंड्स को या फिर अपने घर में ही, और जितनी बार मैं इसको डाउनलोड करवाऊंगा एक दिन में मैं एक महीने में 10 अर्निंग कर सकता हूँ, मतलब 10 बार रेफर कर सकता हूँ और 10 बार अर्निंग कर सकता हूँ। यानी अगर मैंने कुल 10 लोगों को ही केवल रेफर करके अर्निंग करवा दिया, और वो 10 लोग आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, जैसे आपके पिताजी, तो वो जो 10 लोग को आपको जो अर्निंग करवानी है वो देखिए 10 लोगों को जो भेजना है वो आपके पिताजी हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, मम्मी हो सकते हैं, आपके कोई भी पेरेंट्स हो सकते हैं, घर में जितने भी फ़ोन है आप उसमें आप केवल डाउनलोड करवा देंगे। आपको हर में ये मिनिमम अमाउंट 300 है, आपके में हो सकता है 500 मिले, हो सकता है 750 मिले, 750 तक मिल सकता है, 300 से लेकर के 750 तक मिल सकता है। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं कितने ज़्यादा अपने भाई बहन मम्मी के अकाउंट से मैंने जो है किया है और वो अर्निंग मिला है मुझे। यहाँ पर आप देखिए पिछली बार मुझे यहाँ पे 500 मिल रहा था, जो कि मैं यहाँ पे सक्सेसफुल अपने फ्रेंड को रेफर करके जो है 500 रुपये मैंने अर्निंग किया हुआ है। तो ये अकाउंट में आप डायरेक्ट ये पैसा जो है आप डायरेक्ट जो है अमेजॉन गिफ्ट कार्ड में ले सकते हैं। अमेजॉन पे में आपको डायरेक्ट मिल जाता है, उसका आप यूज कहीं भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको चलो दिखाता हूँ अमेजॉन पे भी कैसे मिलता है। और अगर आपको अर्न एंड रेफर कोड में जो है आप जब डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आपको रेफरल कोड जो है वो आपको ये वाला यूज करना है। आपको जो रेफरल कोड है वो 315392 TAR इस तरह का आपको कोड जो है, यही कोड आपको अर्न एंड रेफर में डाल देना, तभी आपका ये काम करेगा सारा सब कुछ। तो आपको जो कोड है रेफरिंग कोड, आपको यही वाला कोड अपने मोबाइल में जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर रेफरिंग कोड लिखा होगा, तो रेफरल कोड की जगह पे आपको यही वाला कोड डाउन मतलब उसमें सबमिट करना है। उसके बाद आपको पूरा अकाउंट बना लेना है अच्छे से, उसमें आधार कार्ड का OTP वगैरह काम आता है, तो आप बना लीजिएगा पूरा अकाउंट का। फिर मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ कि मैं पैसा पाया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है अमेजॉन है, अमेजॉन पे है मेरा। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए अमेजॉन पे बैलेंस में जाता हूँ, यहाँ पर आप खुलेगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शंस में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आज सुबह ही मैंने 750 का 3 बार मैंने ये जो है विड्रॉल किया है सुबह, क्योंकि मुझे मिला हुआ था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप एक बार मैंने 3 बार फिर किया था 750 ये सारा मैं यूज किया हूँ, इसका जो है मैं यूज किया हूँ ये सारा जो है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने यहाँ 500 वाला जो मैं आपको दिखाया हूँ, ये 500 वाला वो है, आप देख सकते हैं 11 अगस्त का है। तो ये 500 मैंने जो है यूज किया था, तो इस टाइम इतना मैं पैसा इसमें से पा चुका हूँ, आप भी पा सकते हैं। तो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और रेफरल कोड जो मैं अभी आपको दिखाया था वो कोड आप जरूर इस्तेमाल करिएगा, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, और रेफरल कोड मैं वहाँ पे लिख दूँगा। तो आप लोग वहाँ से सब कुछ डाउनलोड करके उसमें आप लोग भी पैसा कमा सकते हैं। पहले मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, जो भी आपको नया अपडेट है वो सारा। ये रहा 26 तारीख का एक न्यूज़पेपर कटिंग, इसमें साफ साफ दिया गया है कि 15 अक्टूबर से अक्टूबर तक, यानी 15 अक्टूबर से पहले क्या होगा, 6 से 12 तक का 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी पक्का आएगी। यानी 70,000 तो आएगी ही आएगी, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। इसके लिए सभी एक सप्ताह के अंदर अंदर बीपीएससी ने सभी शिक्षा विभाग से रिक्ति को मांगा है, और इसमें 70,000 से अधिक की शिक्षक बहाली होगी, जो कि 15 अक्टूबर से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस बार का जो पेपर होगा वो प्रश्न पत्र सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल्का होगा। यानी पिछली बार जो है मतलब जो अभी दिया गया है इसमें 1 to 5 में पेपर को बहुत टफ बना दिया गया था, जिसके कारण बच्चों का नंबर ही नहीं आ पा रहा था। तो इसलिए इस बार पेपर को हल्का बनाएंगे, यानी इजी बनाने का कोशिश करेंगे। वहीं 70,000 फॉर्म जो है इस बार मतलब नई वैकेंसी आने वाली है, ये बात तो हो गई कन्फर्म। दूसरी बात, NCTE ने साफ कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब DLED ही होगा, BEd नहीं होगा। तो BEd वालों को बाहर कर दिया है, ऐसा भाई कौन कर रहा है, NCTE। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको अभी आगे वीडियो दिखाऊंगा कि आप लोगों के लिए BEd वालों के लिए क्या अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ में जैसे आपको ज्वाइनिंग मिला BEd वालों को प्राथमिक में, उसी तरह से आप BPSC और KVS में भी मिलने वाला। तो उसके लिए वीडियो आप ज़रूर देख लेगा अंत में। और चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला ये रहा आपके स्क्रीन पर कि 4 लाख जो नियोजित छात्र मतलब ये टीचर थे जो कि पढ़ा रहे हैं इस समय, लेकिन उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है, तो अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और उनके लिए जो वेतन वगैरह होगा वो भी डिसाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी जो राज्य में नियोजित शिक्षक है
जिनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला हुआ था उनके लिए अब एक परीक्षा होगी। अगर आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी आप चलिए पूरी वीडियो को देखिए। हाँ, बहुत ही व्यापक रूप में पड़े। आप देखिएगा, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इसकी आंच आने वाली है केवीएस पीआरटी पर, यहां के बच्चों को रिलैक्सेशन, और बिहार शिक्षक भर्ती में जो बीपीएससी के छात्र हैं, बिहार बीपीएससी के, उनको भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। कैसे? उसके लिए मैं आपको पुराने केस में लेकर के चलता हूं। अब पुराने केस में आप कहेंगे कि सर पुराने में क्यों लेके जा रहे हैं? उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको पता है कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिक्षा मित्र, कौन सा? शिक्षा मित्र का केस आपको याद है। शिक्षा मित्र जिनके पास सीधे तौर पर कंप्लीट इस चीज का वो नहीं था कि वो टीचर के लिए कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं फॉलो होते थे, उसके बाद भी उन्हें 3 मौके मिले। कहां पर? यूपी पीआरटी में खुद की एलिजिबिलिटी को शामिल करने के लिए। कितने मौके मिले? 3 मौके। तो अगर शिक्षा मित्र के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद उन्हें 3 मौके मिले यूपी पीआरटी से, जबकि उनको एससी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेकर के जाना चाहता हूं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि मौलिक अधिकारों का हनन सरकार की गलतियां, और साथ ही साथ कोई भी कानून इतना कठोर नहीं होता है कि उसका दंड व्यापक रूप में, एक टर्म होता है रेस्ट्रोस्पेक्टिव, प्रॉस्पेक्टिव। मैं वो क्यों चर्चा कर रहा हूं वो समझने की, कानूनी दांव पे समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में एक बार यूपी पीआरटी की वैकेंसी में जितने भी शिक्षा मित्र थे, शिक्षा मित्र, इनको क्या बना दिया गया? इनको बना दिया गया टीचर 1 to 5 का। ठीक है, 1 to 5 का टीचर बनाया गया। अब इनके पास पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके पास पूरा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से जब इन्हें पीआरटी से बाहर कर दिया गया, यानी सभी को निकाल दिया गया, तो भी इन्हें 3 मौके मिले। कितने मौके? 3 मौके मिले यूपी में खुद को पीआरटी के लिए एलिजिबल दिखाने के लिए। कितने मौके मिले? सीधे तौर पर 3 मौके मिले। तो जब इन्हें 3 मौके मिल सकते हैं, तो बीएड स्टूडेंट जिन्होंने एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया था, और इनके पास पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, उसके बाद इनको रिलैक्सेशन केबीएस पीआरटी, बीपीएससी और उसके साथ साथ यूपी सुपरटेट के साथ साथ हर एग्जाम में क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? जाहिर सी बात मिलनी चाहिए, क्योंकि जो रेस्ट्रोस्पेक्टिव टर्म होता है उसमें भी एक नियम है। नियम यह है कि जब हम ये कहते हैं कि पूर्व प्रभावी लोगों को छोड़कर फैसले लागू किए जाने चाहिए, तो हम इस चीज को कहते हैं कि 2023 तक जितने ने बीएड में इनरोल आउट कर दिया है, उन्हें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्हें रिलैक्सेशन सीधे तौर पर मिलना चाहिए। तो अगर 2023 तक जो इनरोल हुए हैं, जब से शुरू हुआ है तब से, और जब तक चलेगा तब तक, तो जाहिर सी बात है कि यह सीधे तौर पर पूर्व प्रभावी लोगों पर, अभी तक के जो भी फैसले हुए हैं उसमें यही हुआ है कि पूर्व प्रभावी जो लोग हैं, एक मास संख्या जो है, उनको सीधे तौर पर रिलैक्सेशन इस चीज को लेकर के मिला है, तो मिलना चाहिए। और दूसरी चीज, अब कुछ लोग आएंगे सवाल करेंगे कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे? मैं सारे तथ्य लेकर के आया हूं आज आपके बीच में, मैं सारे तथ्य आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा। अब बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या तय की गई, जो आज हम लोग देने भी वाले हैं, और हम आपसे सुझाव भी मांग रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा
और बाकी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। बीएड का 28 जून का 2018 का नोटिफिकेशन जो है 28 जून 2000, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी? उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीधे तौर पर यह थी कि ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ प्लस बीएड ये होना चाहिए, और प्लस जिस पे लगातार सवाल कह रहे थे कि ब्रिज कोर्स कहां है, 2 ईयर के भीतर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होना चाहिए। कितना? 6 मंथ का। ठीक है, यही तो बात है ना कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होना चाहिए। तो अब सवाल लोग पूछेंगे कि ब्रिज कोर्स आपने कहां पर किया, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि भाई ब्रिज कोर्स की मार्कशीट ये आपके सामने रही, आंख खोल करके देख लीजिएगा। ये मार्कशीट है एनआईओएस द्वारा कराए गए छात्रों को ब्रिज कोर्स की। तो अब सिलेबस भी आया, बच्चों को ब्रिज कोर्स भी कराया गया। अब आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों को होगा कि मुझे तो ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया? उसमें गलती किसकी थी? उसमें गलती एनसीटी की थी। तो एनसीटी के ऊपर सीधे कोर्ट केस क्या बनता है कि आपने ब्रिज कोर्स कराया बच्चों। कल जो है आपका सीटेट का रिजल्ट आ गया था, जो कि मैं आपको बता दिया हूं कैसे आपको चेक करना है सब कुछ। तो अब देखिए मैं इसका डाटा कुछ आपको सामने लेकर के आया हूं। ये डाटा में जो पेपर फर्स्ट होता है सीटेट का, जो कि 1 to 5 के लिए होता है, इसमें तकरीबन कुल 15 लाख लड़कों ने लगभग परीक्षा का फॉर्म भरा था, जिसमें से 12 लाख से अधिक बच्चों ने जो है पेपर दिया और पास हुए तकरीबन 3 लाख से भी कम, यानी 2,98,000, तकरीबन 3 लाख बच्चों ने पास किया। यानी अगर रिज़ल्ट की बात करें तो लगभग 20% के आसपास का आंकड़ा ये नज़र आता है पास होने का। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो हम इसमें 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से तकरीबन 11,66,000 बच्चे ने लगभग पेपर दिया था, जिसमें से मात्र और मात्र 1 लाख बच्चे जो है सेलेक्ट हो पाए, यानी पास हो पाए। सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चे, यानी इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो केवल 7%, 6-7% बच्चा जो है पास हो पाया है अपने इस पेपर में। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट 20% बना है, वहीं इसका रिज़ल्ट 7% बना है। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए कि 100 में से 20 बच्चा ही पास किया है प्राइमरी लेवल का, और 100 में से 7 बच्चा ही मात्र पास किया है सेकेंडरी लेवल का। तो आप प्राइमरी लेवल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम जाने वाला है, मतलब कि हद से ज़्यादा कम। अब उसके पीछे का ये रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए मैं आगे वीडियो आपको बताता हूँ। एग्जाम ले सकता है, ये सारा डेट जो क्लियर है। तो एक तरीके से मान करके चलिए कि कोई भी बातें जब होती है तो उससे पहले इस तरह की अगर बातें चर्चा में है तो निसंदेह कुछ दिनों के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होना है, कहीं ना कहीं सच्चाई इसमें जरूर है। तो स्टूडेंट को अब बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। हालांकि देखा जाए तो पिछला पहले का पूरा प्रोसेस अभी कंटिन्यू ही है और उसका पूरा अभी कंटिन्यू पूरा हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस नोटिफिकेशन से पहले पिछली बार का सारा रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। और जहां तक स्टेट का भी एक मामला है जो कि अगले नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ एक तरीके से है कि स्टेट पास करेंगे छात्र तो वो अगले नोटिफिकेशन में भागीदार हो पाएंगे। तो स्टेट में भी आप देखे होंगे कि ये जो आंसर की अपडेट किया है तो लगभग सारे सब्जेक्ट में एरर कमोबेश था, और किसी पेपर में तो साइंस वगैरह में तो बहुत ज्यादा एरर था, उसका आप वीडियो भी बनाए थे। तो बाद में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ये एक्सेप्ट भी किया गया कि हम संबंधित जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो इस तरह के गलत आंसर के लिए, उसको हम दंडित भी करेंगे वो अपने हिसाब से, और उसको फिर वापस ले लिया गया है। और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में फिर सारा सही सुधार करके अपडेट भी दे दिया जाएगा। और ज्यादा उम्मीद है कि स्टेट का इस महीने के लास्ट तक में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, और 10 अक्टूबर तक संभवतः ये जो रिजल्ट लंबित है फाइनली ये भी आपका जारी कर दिया जाएगा। तो कमोबेश यही मामला है। लेकिन हमारा ये कहना था कि सरकार से एक और गुजारिश था कि जैसे अभी जो वैकेंसी की घोषणा की गई है सब्जेक्ट वार, उसमें कुछ ऐसे पेपर हैं जिसका स्टेट लिया गया है, उसमें वैकेंसी क्रिएट नहीं किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर एजी वगैरह हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट का भी उसमें आना चाहिए था। और स्टेट में जिन छात्रों का कॉम्बिनेशन में गलतियां हुई है, बहुत सारे साइंस का ऐसे छात्र हैं
सॉरी मैथ के, खास करके चूंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका कॉम्बिनेशन था वो साइंस में भरे हैं, हजारों ऐसे छात्र हैं। तो उन छात्रों के साथ उचित न्याय होना चाहिए, एक बार उनको मौका जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं तमाम छात्रों से पूरी तरीके से आप कमर कस लें और सारे प्रश्न पत्र अभी उपलब्ध है, उस हिसाब से अपना तैयारी को एक नया धार आप देने का प्रयास करें। लेकिन एक चीज हम 9th-10th वाले स्टूडेंट को खास करके कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मैथ का क्वेश्चन कमोबेश नॉर्मल रहा, एसएसटी का भी नॉर्मल रहा और पेपर का नॉर्मल रहा 9th-10th में, लेकिन साइंस का जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज्यादा टाइट कर दिया गया। जो छात्र मैथ वाले होंगे साइंस के क्वेश्चन को आप जरूर बाहर निकाल करके आप देखने का प्रयास कीजिएगा। 41 नंबर से लेकर के ऊपर तक का आप देखेंगे कि साइंस कंप्लीट 9th-10th का किसी भी मोड में साइंस का क्वेश्चन नहीं था, बल्कि 11th-12th ग्रेजुएशन लेवल का एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन था। तो अगर आज साइंस के साथ हुआ है तो कल मैथ के साथ भी ऐसा हो सकता है, दूसरे पेपर में भी ऐसा हो सकता है। तो ये खुशफहमी में ना रहें कि मैथ का क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो आगे भी ऐसा ही पूछेगा। तो अपने लेवल को आप +2 और ग्रेजुएशन लेवल तक मेंटेन करके चलेंगे, तभी 100% आश्वस्त हो पाएंगे कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रह पाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां 1 लाख प्लस वैकेंसी देने की बातें थी, वहां 70,000 पर लाकर अटका दिया गया। और 9th, 10th, 11th, 12th में भी 18,000 समथिंग वैकेंसी दोनों मोड में है, और कई सारे पेपर में तो वैकेंसी एकदम कम है। तो उस परिस्थिति में कंपटीशन लेवल बहुत ही ज्यादा टाइट रह सकता है। तो इन बातों को निश्चित रूप से छात्रों को ध्यान रखना ही होगा। सर, लगातार एक अभ्यर्थी का डिमांड चल रहा है कि ये पेयरिंग इस बार शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बीटेड थोड़ा सा हो जाता, क्योंकि फिर कब मौका मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसका कोई अभी समय नहीं है। तो अभ्यर्थी का सर ये डिमांड बढ़ रहा है, तो सरकार से और आयोग से आप क्या गुजारिश? एक्चुअली मैं इसमें छात्र दो तरीके से सोचते हैं। जिन छात्रों का सीटेट ऑलरेडी निकला हुआ है पेपर 2, तो उनको लगता है कि ये पर्याप्त है, अब इसमें कहीं हाँ, तो निश्चित रूप से। लेकिन जिन छात्रों का सीटेट पेपर 2 नहीं निकला है, नॉर्म तो ये होना चाहिए कि जिस तरीके से अभी उड़ीसा गवर्नमेंट को देखें, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को देखें, आपका राजस्थान में रीट लिया जाता है, इसी तरीके से अन्य स्टेट में भी अपने स्टेट लेवल का टेट लिया जाता है। तो रूल तो यही है कि कोई भी बड़ी वैकेंसी इस तरह का टीचर की आती है तो उस स्टेट का स्पेशल टेट, जैसे बिहार का बीटेट होना चाहिए। 2017 के बाद कोई बीटेट की वैकेंसी आई नहीं है, प्रॉपर वे में तो यही होना चाहिए। मे भी कुछ छात्रों को इसमें आपत्ति होती है जो पास हैं, लेकिन उन छात्रों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इतने मेहनत से उन्होंने बीएड किया है, डीएलएड किया है, और अगर इस कारण से वो अगर वंचित रह जा रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से उन छात्रों को भी मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश पर्सनली होगी कि अगर संभव है तो इतनी बड़ी वैकेंसी आप देने जा रहे हैं और अगली वैकेंसी का गारंटी नहीं है कि फिर अगले इलेक्शन के टाइम में ही आएगा संभावित, तो एक बार मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, उन छात्रों के लिए भी कि जो अपीयरिंग छात्र हैं, मेरे ख्याल से तो कॉम्बिनेशन ही वैसा नहीं बन पा रहा है, मौका तो निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से दिया जा रहा है कि आपका 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन समाप्त हो जाएगा डेट, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, तो अपीयरिंग वाले मामला एडजस्ट नहीं हमको कहीं होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दिसंबर में अपीयरिंग का जो कैंडिडेट नेक्स्ट बार एग्जाम देंगे, जनरली उसका एग्जाम ही होना संभावित होगा या जनवरी में। तो ये एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वाजिब में तो मौका मिलना ही चाहिए अपीयरिंग वालों को। सर, जो अभ्यर्थी इस बार दिए हैं एग्जाम, या किसी कारण से वो अंक का कमी हो या कोई अन्य कागजात का समस्या हो, या जो समस्या हो जिसके कारण उनको लग रहा है कि मेरा इसमें नहीं हो पाएगा, या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 6 to 8 का वैकेंसी नहीं था लेकिन वो आहारताएं रखते थे और 1 to 5 में भरे, तो उनको क्या अभी से लग जाना चाहिए अपने आगे, या 9th 10th के लिए, या 6 to 8 के लिए, या 11th 12th के लिए? यदि आपके पास योग्यता है तो अभी से 2 माह समय है, 2 माह कमर कस लेते हैं तो एक बहुत अच्छा पद मिल जाएगा। एक बात और हम कहना चाहते हैं इस बात से पहले कि जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बातें होती है, तो पहले तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त इसलिए, अब बहुत जगह समाप्त कर ही दिया गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अभी आप देखिए कि जो स्टूडेंट इतने पैसे खर्च करके बीएड करते हैं, इतनी लंबी पढ़ाई करने के बाद टेट पास करते हैं, सीटेट हो या एसटेट हो, पास करते हैं,
अब उन छात्रों का अगर ग्रेजुएशन करते हैं, इतने लंबे अंतराल में ग्रेजुएशन होता है, तो अगर उन छात्रों का अगर कॉम्बिनेशन के कारण अगर वो छात्र बाहर होते हैं तो कितना ज्यादा अफसोस उन छात्रों को होता होगा। क्योंकि कोई भी छात्र ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन में उनको पता नहीं होता है आगे के फ्यूचर के कैरियर के बारे में, पहली बात। और दूसरा क्या कि अगर बाद में हम कैरियर या पहले भी चूज करना चाहते हैं तो उतना नॉलेज नहीं होता है कि भविष्य में हमको बीएड करना है, फलना करना है, चलना करना है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो बाद में चल करके उनको अफसोस करने के सिवा कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है। तो यहाँ गवर्नमेंट को ये सोचना ही, वो हमारा ही निकाय है, हम ही ग्रेजुएशन करवाते हैं, हम ही टेट करवाते हैं, तो कॉम्बिनेशन का लोचा निश्चित रूप से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो हजारों छात्र इसके कारण से वंचित अभी 9th-10th में भी रह जा रहे हैं, 6 to 8 में वंचित रहने की संभावनाएं रहती है, तो उन छात्रों को जरूर राहत हो पाएगी। सर, उन सभी अभ्यर्थी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं भविष्य में बनेंगे या इस बार फिर अप्लाई करेंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश? मेरा स्पेशल संदेश यही होगा कि एक डॉक्यूमेंटेशन एक जटिल प्रोसेस है, और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम छात्र लगातार परेशान रहे हैं। तो चूंकि आपको भी आभास है कि जो पिछली बार भरे हैं वो तो अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए होंगे, लेकिन जिनको इस बार मौका मिलना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने सब कुछ वीडियो दिखा दिया है, समझा दिया है, बुझा दिया कि कट ऑफ कैसे जाने वाला है, कम बेसी सब कुछ मैं बता दिया हूँ कि आपका 20% रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ सीटेट में बना हुआ है। इसके वजह से आपका मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेल है वो 54 से 60 जो आपको दिख रहा है, और जो फीमेल है वो 51 से जो 55 दिख रहा है। एक्चुअली में उसमें भी आप 8-9 नंबर कम कर लीजिए आप। तो मतलब मान के चलिए अगर आप मेल हैं और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका नंबर 50 के लमसम में भी आ रहा है, यानी 45 से 50 के भी बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर आप महिला हैं तो सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर से ज़्यादा है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका तो कट ऑफ कम भी करेंगे वो लोग, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी घटाएंगे। आप लोग देखिएगा अब बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो चुके हैं अभी इस रेस से। तो आप इसलिए मैं आपको जो कट ऑफ ये दिखा रहा हूँ, इससे भी कम से कम 5-5, 6-6 नंबर और नीचे आने वाला है कट ऑफ। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पर हूबहू अच्छे से। चलिए।